गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने कल चर्चा किया था हैदर अली और टीपू सुल्तान, ठीक। तो उसी में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर? नहीं पढ़ते। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िए तो देखिएगा 2022 के जनवरी में बम्बई में एक पार्क को लेकर, उस पार्क का नामकरण जो है टीपू सुल्तान जो है किया जा रहा था, तो उसका विरोध हुआ। समझ रहे हैं? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो सेकेंड यूनिट बताया, जैसे बंगाल हो या मराठा पढ़ोगे या सिख या ये टीपू, तो उसमें सबसे जो विवादास्पद है और पूरे हिंदुस्तान में जो इतिहास देखोगे तो 4-5 कैरेक्टर ऐसा है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है। जैसे एक देखिएगा टीपू सुल्तान, एक दिखेगा औरंगजेब, है कि नहीं, है ना, एक शिवाजी। तो ये ऐसे कैरेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है, कंट्रोवर्शियल है। अब इन परिस्थिति में क्या होता है कि जब इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है तो समस्या कहाँ है? ठीक है बेटा, है ना, समस्या कहाँ है ना? तो ये बताओ, अतीत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए किस लिए? अतीत का काम क्या होता है? तो अतीत का जो इस्तेमाल किया जाता है उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है इतिहास का निर्माण करने के लिए। अतीत का काम होता है उससे सबक लेने के लिए, पुनर्निर्माण के लिए। जब आप सबक की बात करते हो कि हम अतीत से सबक लेते हैं, कहते हो ना, क्योंकि अतीत में तो कुछ अच्छी भी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो समाज के परिस्थिति के अनुकूल नहीं होती है। तो आप जब सबक लेते हो, जब प्रेरणा लेते हो, तो इसका मतलब पुनर्निर्माण की बात करते हो। लेकिन जब अतीत का प्रयोग पूर्वाग्रह के लिए हो, भ्रम फैलाने के लिए हो और आपके समक्ष अनुचित चीज़ों को प्रस्तुत करने के लिए हो, तो फिर अतीत का काम ये नहीं है। अतीत भाई इतिहास, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये जो इतिहास है, ये इतिहास में जितना भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें वो सभी सही है, तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। इतिहास के कुछ पहलू कैसे होते हैं? मिथक। मिथक क्या है? कि जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए, जैसे एक बच्चा बोला महाभारत, निश्चित रूप से महाभारत की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं है। रामायण, पुराण में कई ऐसी चीजें हैं जिनकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं है। प्रमाण केवल धर्मग्रंथों से नहीं होता। पुरातात्विक इतिहास कहता है पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत होने चाहिए। जब दोनों स्रोत का मिलन होता है तब इतिहास की रचना की जाती है। जब इतिहास का कुछ स्रोत, कुछ पहलू मिथक है, इसका मतलब इतिहास सारा का सारा सही तो नहीं है। क्या सारी समझ में भाई? जैसे आपको कई ऐसी चीजें इतिहास में जो जिसकी प्रामाणिकता ही नहीं है। प्रचलित बातों पर आधारित इतिहास नहीं होता। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो इतिहास का निर्माण लोग करने का प्रयास कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रचलित बातों पर आधारित। प्रचलित बातों पर आधारित कैसे भाई? कह दिया गया, छोटे थे मां बोली पहले आकाश यहां था, वो ओखल में ऐसे ऐसे कूट रही थी एक महिला, आकाश को चोट लग गया और आकाश ऊपर चला गया। ये तो मिथक है। क्या इसकी प्रामाणिकता तो नहीं है? राम जी पुष्पक विमान में गए, अब ये गए और या नहीं गए, जब इतिहास के परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में देखिएगा तो ये मिथक हो सकता है, संभव, लेकिन प्रमाण नहीं आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो क्या यूपीएससी में रामायण और महाभारत से सवाल पूछता है क्या? रामायण से पूछता है क्या? कभी देखे हैं क्या? तो आज जो है वर्तमान समय में क्या है, प्रचलित बातों पर आधारित
इतिहास गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम जिस कैरेक्टर को बताया, क्योंकि मैंने केवल युद्ध बताया कैसे कैसे हुआ, टीपू सुल्तान यदि मराठा और निजाम के अगेंस्ट, आप देखना, संघर्ष कर रहा है ना, ब्रिटिश के अगेंस्ट हैदर कर रहा है ना, तो एक शासक 3 शक्तियों के अगेंस्ट संघर्ष कर रहा है। आप इतना सहमत है आप, है ना? दीपक, अनंत, पंकज, वंदना, राहुल द ग्रेट, नमिता, सही बच्चे, गुड मॉर्निंग। अगर देखो, ये एक शक्ति जो स्थानीय शक्ति है, अगर तीनों के अगेंस्ट संघर्ष कर रहा है, और संघर्ष क्यों कर रहा है? ब्रिटिश को यहां से, अपने क्षेत्र से हटाने के लिए, तो निश्चित रूप से नायक तो है वो अपने क्षेत्र का। जितने भी इतिहासकार हैं उसमें कुछ आज भी इतिहासकार, आप जाइएगा, चाहे लंदन का, चाहे इंडिया का, चाहे वो सिद्धारमैया एक है, एक और भी इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने बताया कि भाई इन्होंने जब मराठा 1791 में अटैक किया, सुना ध्यान से, मैं क्यों बता रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि क्या वर्तमान में इतिहास को नए सिरे से बताने की आवश्यकता है? क्योंकि यूपीएससी जो दे रहे हो ना, अब जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल या प्री हो या मेंस हो, जीएस का हो या ऑप्शनल हो, वो सवाल आ रहे हैं करेंट से कंटेम्प्रोरी जोड़कर। आज से 10 साल पहले पढ़ते तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को बताया गया कि विजेता है। जब सारा स्रोत और प्रमाण जब इकट्ठा हुआ, जब ही तो बताया जा रहा नहीं, अकबर हो या महाराणा प्रताप, ये युद्ध जो है निश्चित रूप से महाराणा प्रताप ये अकबर की ओर एज लिए हुए था, लेकिन अंतिम रूप से विजयी अकबर को नहीं मिला। नहीं समझे? हाँ, अकबर था, अकबर मुगल जो है उनकी सेना भरी थी, महाराणा प्रताप को मतलब अपनी जो है सुरक्षा करने के लिए जाना पड़ा दूसरे जगह, लेकिन ये कहा जाता है कि उतना भी जो दिखाया जाता वैसा नहीं है। अब नए सिरे से बताया जा रहा है कि भैया हल्दी घाटी में एक मुसलमान है अकबर, उसकी सेनापति राजपूत है। ये महाराणा प्रताप राजपूत है, उसका सेनापति एक मुसलमान है। ये कैसा संयोग है? अब ऐसे बताया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि जो औरंगजेब है, वो औरंगजेब उतना बदनाम नहीं था जितना कहा जाता है। उसने गलत नीतियां थी उसकी निश्चित रूप से, लेकिन अब पढ़ा जा रहा है कि गलत नीतियां किस संदर्भ में थी। क्या संपूर्ण रूप से औरंगजेब को उसके नीतियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए? तो कह रहा है नहीं, उसके पूर्वज और तत्कालीन परिस्थिति भी उत्तरदायी था, और औरंगजेब ने कुछ गलत नीतियों का अनुसरण किया और उसका पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक टीपू सुल्तान है जो पहली बार रेशम का प्रतिपादन करता है अपने राज्य में। आप जो रैयतवाड़ी सिस्टम देखते हो, कभी आपने सोचा कि 1700, ये जो आप देखोगे 1792 में जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है, तो इस श्रीरंगपट्टनम की संधि में कुछ क्षेत्र मिलता है अंग्रेजों को, और एक क्षेत्र था 12 महल, और इसी 12 महल में ब्रिटिश ने पहली बार रैयतवाड़ी सिस्टम को लाया था। और आपको पता होना चाहिए औरंगजेब, ये सॉरी क्या नाम है आपको, जो है वहां मलिक अंबर हो या आपको शिवाजी हो या आपको टीपू सुल्तान, पहले से रैयतवाड़ी सिस्टम है। अरे टीपू ने तो लोगों को पट्टे पे जमीन दिया, लीज पे, कि आप खेती करो। समझ रहे बात को? क्या रेशम के उत्पादन से लोगों को रोजगार नहीं मिला होगा? अब बताओ, अगर रेशम का आज कर्नाटक, मैसूर सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है साउथ में, बहुत बड़ा केंद्र है वो, और उसको निश्चित रूप से श्रेय इस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने चीन से आयात भी किया प्लांट को भी नए नए तरीके से, और वहां प्रोत्साहित भी किया। जब एक शासक का, एक व्यक्ति का जब इतना उपलब्धि है, तो आपको नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। अब समझने का प्रयास कीजिए। जब 1791 में मराठा ने जेवर लूट लिया, सरकारी दस्तावेज में वर्णन है, तो आप बचने के लिए क्या कहोगे?
क्योंकि आप तो इतिहास नहीं लिख रहे हो। तो आप बताना कि अनेक ऐसे साक्ष्य बताए जाते हैं जो प्रमाण है कि आपके एनसीईआरटी में भी है, आपके एनसीईआरटी में भी है, वर्णन है कि भैया उसने क्या किया कि जेवर जो गहने होते वो कर लिया, मंदिर को क्षति पहुंचाया। हाँ, एक बात है जो एक आरोप लगाया जाता है टीपू पे, जो अंतिम रूप से बताना चाहता हूं मैं, कि कहा जाता है कि टीपू सुल्तान जब युद्ध हार गया, थर्ड, तो किसी ज्योतिष ने कहा, हिंदू ज्योतिष ने, कि आप मंदिरों को दान दो। अब मंदिरों को दान देने से, संरक्षण देने से आप सब स्थिति ठीक हो जाएगा। ठीक, तो मैं एक सीमा तक अगर मान भी लूं, लेकिन ये भी बताओ किसी, अगर कोई व्यक्ति हिंदू मुसलमान होते हुए, धर्मांध होते हुए, क्या उसके चरित्र में इतना परिवर्तन हो जाएगा कि एक हिंदू ज्योतिष बोलेगा और वो मान लेगा? ठीक, अगर मान भी लिया तो ये भी तो उसके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो हिंदू मतलब जो है ज्योतिष के प्रभाव में आकर धर्मनिरपेक्ष काम किया। कम से कम इसको भी तो मान लो। लेकिन कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि उस ज्योतिष के पहले भी और बाद भी उसने बहुत ऐसे काम किए, और इतिहास में ज्योतिष का बहुत ज्यादा महत्व, समझ रहे हैं? ज्योतिष और ये सब अलग चीज है, वो हमें प्रमाण चाहिए। कृष्ण जी को जब हुए उसके पहले वो क्या नाम है उसको, कंस को आकाशवाणी से मिलता है संदेश। ये आकाशवाणी कौन था, क्या हुआ नहीं हुआ, हमारे पास तो नहीं है। मानते हो कि नहीं? आप यूपीएससी के छात्र हो, यहां प्रमाण चाहिए। तो मैं जो है एक नए तरीके से आपको लिखवाता हूं, और जितने बच्चे हैं वो बहुत नए तरीके से टीपू सुल्तान को समझो, क्योंकि अब सवाल आएगा फंस जाओगे, और सही तरीके से लिखना आसान नहीं है। तो एक हेडिंग लिखिएगा और लिखिएगा, ठीक है, टीपू सुल्तान। ओम प्रकाश, गुड मॉर्निंग। देखिए, टीपू सुल्तान और उसकी धर्मांधता, पहला टॉपिक। ये जीएस में भी काम आएगा। ऑब्लिक, धर्मांधता की ऑब्लिक में लिखिएगा एक वर्ड, धार्मिक मूल्यांकन। दोनों का बात एक ही है ना? लिखिएगा ऐसे, पहला लिखेगा ऐसे, उसके नीचे टीपू के धर्मांध होने के पक्ष में प्रस्तुत प्रमाण या आधार। पहला पॉइंट लिखे इसमें, टीपू द्वारा कुर्ग के नायर, टीपू द्वारा कुर्ग, कर्नाटक के कुर्ग के नायर समुदायों एवं मालाबार के अनेक समुदायों का दमन, जो कि ब्रिटिश का मित्र था,
जो कि ब्रिटिश का मित्र था। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मतलब किन किन आधारों पे बोला जाता है वो अच्छा आदमी नहीं था धार्मिक दृष्टि से। दूसरा पॉइंट, मंगलोर के ईसाइयों का, मंगलोर के ईसाइयों का न सिर्फ बड़े पैमाने पर दमन, न सिर्फ बड़े पैमाने पर दमन, अपितु 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 उनके गिरजाघरों को, अपितु उनके गिरजाघरों का विध्वंस किया जाना। विध्वंस ऐसे होता है, विध्वंस किया जाना है ना, विध्वंस, या जब ये नहीं आएगा तो ध्वस्त, ये मतलब तोड़े जाना, किया जाना। एक और पॉइंट लिखिएगा, बड़े पैमाने पर, लिखना बेटा, बड़े पैमाने पर न सिर्फ हिंदुओं का धर्मांतरण, अपितु उनके मंदिरों का तोड़े जाना, उनके मंदिरों का तोड़े जाना एवं उन पर अत्याचार करना, उन पर अत्याचार करना। एक और पॉइंट लिखेगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात 37.5%, 37.5%, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात 37.5% भू राजस्व में वृद्धि, भू राजस्व में वृद्धि, जिसे अदा करना, जिसे अदा करना, जिसे अदा करना जनता के लिए एक असहनीय कार्य, जिसे अदा करना जनता के लिए असहनीय कार्य। पौने एक पेज छोड़ दीजिए, है ना। हाँ, इसके बाद एक लाइन लिखिए, इस प्रकार, मैं आपको नहीं इनको बता रहे इस प्रकार टीपू को, उसी के नीचे लिखिए, इस प्रकार टीपू को एक अत्याचारी और हिंदू विरोधी, एक अत्याचारी और हिंदू विरोधी शासक बताया गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो, जब भी कोई आप पे आक्षेप लगाए जीवन में भी, आप अच्छे नहीं हो तो लड़ना मत, क्योंकि आक्षेप तो लगाएंगे लोग, बुरा बोलेंगे क्या, तो आप बोलना कि ठीक है, क्योंकि वो जो आक्षेप लगाएगा तो उसका कोई आधार होगा, तो बोलना ठीक है, और फिर उन आक्षेपों को सुनना, और फिर क्या करना, विपक्ष में तर्क, यानी जो है उसकी धर्मांधता, अत्याचारी, उसके बारे में बताना। क्योंकि हम लोग केवल बात कर रहे हैं धर्म पर, तो पहले भाग में बताएंगे क्या, धर्म से रिलेटेड कि ठीक है आप जो बता रहे हो सुनो, और दूसरे भाग में बताएंगे उसका मूल्यांकन, यानी उसके कार्यों को लेकर। ठीक, तो मैं इस दूसरे भाग को अलग से बता दूंगा। ठीक है, अब लेकिन विपक्ष में पहला पॉइंट लिखिए आप लोग,
हाँ, पहले उसमें लिखिए, पैराग्राफ में लिखिए, लिखिए निश्चित रूप से, हाँ विपक्ष में तर्क में लिखिए निश्चित रूप से टीपू ने कुछ मंदिरों और गिरजाघरों को विध्वंस किया। निश्चित रूप से टीपू ने कुछ मंदिरों और गिरजाघरों को विध्वंस किया, कौमा अनेक हिंदुओं और ईसाइयों का धर्मांतरण किया। जो कि अनुचित था, कौमा देकर, जो कि अनुचित था, लेकिन उसी में, लेकिन इसके लिए भी तात्कालिक परिस्थितियां उत्तरदायी थी। पहला पॉइंट लिखिएगा, जहां तक टीपू द्वारा हिंदुओं के दमन का प्रश्न है, जहां तक टीपू द्वारा हिंदुओं के दमन का प्रश्न है, इसका मूल कारण यह है कि वे हिंदू, टीपू के, ये ब्रिटिश के मित्र थे, वे हिंदू, ब्रैकेट में लिखिएगा ट्रावेनकोर या नायर समुदाय, ट्रावेनकोर कौमा नायर समुदाय, मालाबार इत्यादि, ट्रावेनकोर, ऐसे ट्रावेनकोर नायर समुदाय, नायर या मालाबार आदि, वे ब्रिटिश के मित्र थे और टीपू के विरुद्ध विद्रोह में साथ दे रहे थे, इसी में पैरा चेंज कर लीजिए और लिखिए, यह महत्वपूर्ण है कि प्रारंभ से ही अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए, धर्म का प्रयोग होता रहा है। टीपू के इस नीति को इसी संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। इन नीतियों को इसी संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। पैरा चेंज करके लिखेगा, वस्तुतः अतीत का प्रयोग पूर्वाग्रह उत्पन्न करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुतः अतीत का प्रयोग पूर्वाग्रह उत्पन्न करने हेतु नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि
इसे किसी ऐतिहासिक समझ उत्पन्न करने के लिए, किसी ऐतिहासिक समझ उत्पन्न करने के लिए किए जाने की आवश्यकता है, किसी ऐतिहासिक समझ उत्पन्न करने के लिए किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में कई अवसरों पर इतिहास की रचना इतिहास की जानकारी के बजाय इतिहास की जानकारी की बजाय इतिहास की जानकारी के बजाय प्रचलित बातों पर आधारित होकर किया जा रहा है। प्रचलित बातों पर आधारित होकर किया जाता है, लिखिएगा नहीं तो फंस जाइएगा, बोलेगा वर्तमान सरकार का विरोध कर रहा है। किया जाता है किया जाता है। ठीक इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक दृष्टि से टीपू सुल्तान के धार्मिक दृष्टि से टीपू सुल्तान की निरपेक्ष मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है। निरपेक्ष मूल्यांकन करने की आवश्यकता है जो इस प्रकार है। डैश पहला पॉइंट लिखेगा, टीपू के द्वारा उसके किले के अंदर श्री रंगनाथ, श्री नरसिम्हा, श्री रंगनाथ, श्री नरसिम्हा एवं गंगा दशहरा मंदिर में पूजा के दौरान किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना। दूसरा पॉइंट लिखेगा, अपने पिता की भांति उसने भी यानी टीपू ने भी हिंदू देवी देवताओं से युक्त सिक्कों का प्रचलन करवाया। थर्ड लिखेगा, श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के प्रति उसकी अपार श्रद्धा थी। शंकराचार्य के प्रति उसकी अपार श्रद्धा थी और उसने मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु भी धन दान में दिया। मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु भी धन दान में दिया।
जब मराठों द्वारा शारदा देवी के मंदिर को विध्वंस किया गया, जब मराठों द्वारा शारदा देवी के मंदिर को विध्वंस किया गया, तब टीपू ने उसके पुनर्निर्माण हेतु शंकराचार्य को धन प्रदान किया। एक और लिखेगा, सरकारी दस्तावेजों में लिखित है कि टीपू ने मेलकोटे कौमा कोल्लूर मूकांबिका मंदिर एवं कोल्लूर मूकांबिका मंदिर एवं अनेक मंदिरों की जेवरात और सुरक्षा प्रदान किया। जिस प्रकार से, लास्ट पर लिखेगा, जिस प्रकार से उसके मृत्यु के अवसर पर या मृत्यु के समय, जिस प्रकार से उसकी मृत्यु के समय जो अंगूठी प्राप्त की गई, उसको अंगूठी बोलते हैं ना, रिंग को प्राप्त की गई, उसमें राम और सीता का अंकन था। क्या, उसी में एक लाइन लिखिए, क्या टीपू की निरपेक्षता इन तथ्यों से उजागर नहीं होती या प्रमाणित नहीं होती? अब निष्कर्ष लिख लीजिए, कहीं भी आएगा लिखिएगा जरूर। अच्छा, मैंने जो लिखवाया शुरुआत में तो वो अपने आप छोटा हो जाएगा, ठीक है? ये कितने शब्द होंगे, है ना? कुछ तो खा भी जाइएगा ना। जैसे क्या है कि जैसे आपको कुछ बोलने के लिए बोला जाए कि इसको ये बता के बोलना है, तो कुछ खा जाइएगा, कुछ अपने तरीके से जोड़िएगा। तो मैं दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखता हूं। अब देखो कैसे कर रहा है, सुबह सुबह कोई आया, भूखे प्यासे आया, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। लिखिए, वस्तुतः मंदिरों की हिंसा या अच्छा लिखिएगा, लिख लीजिए, मंदिरों की हिंसा और विनाश को, इसको मंदिरों का विध्वंस किया जाना भी लिख सकते, तो कोई परेशानी नहीं है, आप इतना समझ गए। विनाश को किसी भी काल और परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी काल और परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इन घटनाओं को एक विशेष संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है।
या इन घटनाओं को एक विशेष संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। अंत में केवल इतना कहा जा सकता है कि अंत में केवल इतना कहा जा सकता है कि इतिहास के कई पहलू एक मिथक है। इतिहास के कई पहलू एक मिथक है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम किस प्रकार से और कैसे इसकी पहचान करते हैं। ठीक है, अब देखिए हो गया। अब किसी कोई कितना भी लगाया, आपने बता भी दिया कि भैया ये गलत है, लेकिन आपने ये बताया कुछ इतने कंट्रोवर्सी है जिसको बच्चा क्या करते हैं, लिखते हैं और फंसते हैं। अब जैसे यूक्रेन का मामला है, ठीक, अब आप किसका साथ दोगे? देखो क्या होता है, चीजें न तो भावना पे चलती है न हमेशा तर्क से, ये भी याद रखना। जब तक आपके अंदर, अच्छा इतिहास पढ़ते हो, आप पढ़ रहे हो इतिहास, तो जब आप इतिहास पढ़ते हो तो ये बताओ इतिहास की रचना भावनाओं से होती है क्या? क्या? और रही बात तर्क की, हाँ तर्क का पलड़ा किसी भी काल में हमेशा आगे रहेगा। अब युद्ध क्षेत्र में जाओ, भावना भावना कोई काम नहीं करेगा। एग्जामिनर को आपकी भावनाओं से कोई मतलब नहीं कि मेरी माँ बीमार है, मेरे पिताजी नहीं है, नौकरी नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा, कौन छोड़ के चला जाएगा, कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है? पड़ता है? उसको क्या मतलब कि भैया वो क्या किया वो नहीं किया, जब वो लिखने बैठेगा, जब उसका मूल्यांकन होगा तब उसको काम को भी तो देखा जाएगा। इसलिए लिखिए टीपू एक मूल्यांकन, ऐसे लिखिएगा निरपेक्ष मूल्यांकन। अब चूंकि हम लोग धार्मिक पक्ष देख चुके हैं, उसको क्या कहते हैं, ऐसे लिखिएगा, मतलब एक निरपेक्ष कह रहे हैं शब्द को, क्योंकि हम लोग आधा देख चुके हैं वो धार्मिक पक्ष, तो उसका क्या है, उपलब्धि, ऐसे ही होता है ना। अच्छा कभी कभी क्या होता है, सही लग रहे हैं, चलिए गलत भी होगा, तो कभी कभी आप लिखते हो वो पता नहीं कि सही है गलत, ऐसा होता है। धर्म की परिभाषा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर अपने अपने तरीके से जो है प्रतिपादित किए हैं। जब आप गीता को देखोगे, ये एथिक्स में क्वेश्चन आता है, जब आप गीता में, इन्होंने कहा धर्म की परिभाषा क्या है, जब आप गीता में देखोगे तो क्या कहता है, आपके यूपीएससी में 2011 में क्वेश्चन आया प्री में, जब गीता में देखोगे तो बोलेगा धर्म, DHARMA, धर्म। धर्म मतलब क्या है, आपका कर्तव्य। कृष्ण क्या कहते हैं वहां, कर्तव्य। भगवत गीता पढ़ते हैं हम लोग, हमारे हिंदू और पौराणिक धर्मों में, ग्रंथों में भी हर आदमी का कर्तव्य अलग अलग है। ब्राह्मण का कर्तव्य अलग है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र का अलग है। एक विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है, एक शिक्षक का कर्तव्य क्या है, तो यहाँ कर्तव्य अलग अलग है, समझ रहे हैं ना। एक पत्नी का कर्तव्य क्या है, एक पति का कर्तव्य क्या है, एक माँ का कर्तव्य क्या है, एक पुत्र का कर्तव्य क्या है, ये कर्तव्य अलग अलग है। और इसका डिफिनेशन देखना है तो अशोक के धम्म में जाकर देखो। अशोक का धम्म जब पढ़ोगे तो बताएंगे कि वास्तव में अशोक का जो धम्म है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और एक सबसे अद्भुत चीज है कि कर्तव्यों का निरपेक्ष मूल्यांकन, जो एक आईना है,
वो है, एक दस्तावेज है, वो है अशोक का धम्म, कि गुरु के प्रति शिष्य का क्या कर्तव्य हो, क्या दृष्टिकोण हो, पिता का पुत्र के प्रति, माता का पति के प्रति। सर तो ये जब देखिएगा, एक वेस्टर्न और एक भारतीय संदर्भ है। तो जब भारतीय संदर्भ में आइएगा तो धर्म का मतलब ये हुआ कर्तव्य। यहां धर्म का कोई अलग है, हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, एक जीवन जीने की एक आदर्श है। जब वेस्टर्न में जाइएगा तो वहां एक शब्द आता है रिलीजन, रिलीगेयर शब्द से बना है, और फिर वेस्टर्न में अलग आता है धर्म का परिभाषा। जो आप पढ़ते हो उनके अनुसार ईसाई, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, वो अलग है। जैसे आप पढ़ते हो ना सेकुलरिज्म, इंडिया अलग है, वहां पे अलग है, तो वही है यहां, ठीक है। हाँ, ये आपको पढ़ने के मिलेगा, बता रहे कहाँ, फिलॉसफी में भी, ये इथिक्स में भी मिलेगा पढ़ने को। इथिक्स में आता है, चूंकि इथिक्स का मतलब कोई, हम लोग तो बेवकूफ है। एंशियन में भी आएगा, हाँ धर्म है, और हाँ एंशियन में भी है। तो टीपू एक निरपेक्ष मूल्यांकन, या टीपू है ना, उसकी उपलब्धियों का निरपेक्ष मूल्यांकन, लिख लीजिए, उसकी उपलब्धियों का निरपेक्ष मूल्यांकन। अब जब मूल्यांकन शब्द है तो बहुत सारी चीजें होंगी, उपलब्धि और चरित्र भी लिख लीजिए, चरित्र चरित्र चरित्र, अरे गड़बड़ हो जाएगा। टीपू उसकी निरपेक्ष मूल्यांकन, उपलब्धियों एवं चरित्र, ब्रैकेट में चरित्र, दोनों का। देखो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब ना भी लिखोगे तब भी अपने आप पे चरित्र आ ही जाएगा, नहीं आएगा? वह उसका चरित्र कितना खराब है, अरे बेवकूफ, ये तुम जो है इतिहासकार बैठे हो क्या, तुम काल बैठे हो। कितना आसान होता है जब हम किसी के चरित्र के बारे में उंगली उठाते हैं, गोली मार दो उसको। गलत बात है ना, क्योंकि आप किसी के बारे में निरपेक्ष रूप से मूल्यांकन पहले तो कर नहीं सकते जब तक उसके बारे में सही से उचित तरीके से जानते नहीं है। मैंने क्या कहा, मैंने 2 लाइन बताया, 2-3 अभी क्यों लिखवाया, आप लिखना, चाहे वो औरंगजेब हो चाहे वो कोई भी हो, और तर्क लॉजिक देना, और नंबर देखो कैसे आता है। हम लोग जाते हैं अपना इतिहास लिख के आते हैं कॉपी में, तो नंबर देगा वो। जब आपको अतीत के बारे में पता नहीं है सही से, जब आपको इतिहास की समझ नहीं है, और अब जो बातें कही गई है, हमने क्या लिखा है, प्रचलित बातें, तो प्रचलित बातें सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती, और आप उसके आधार पर इतिहास लिखोगे। तो जब तक आप टीपू है किसी व्यक्ति के बारे में आप उसकी जानकारी नहीं है, आप तो उसका मूल्यांकन करोगे कैसे? और तुम कौन होते हो, मैं कौन होता हूं किसी के मूल्य का अंकन करने वाला? वो तो इतिहास करेगा, और इतिहास कैसे करता है, एक तरफ उसके कामों को देखो और फिर लेखा जोखा करो, है कि नहीं? तो फिर लिखिएगा, लिखिए टीपू के चरित्र के विषय में तत्कालीन सौरभ किंग, कर्तव्य बोल बोल के सर पूरा महाभारत करा दिया सर जी। और ये कह रहा है इलियास अहमद, गुड मॉर्निंग बेटा सौरभ ओम। सर ये अभिजात वर्ग का होता है, अभिजात मतलब ऊपरी वर्ग का होता है। लिखिएगा टीपू के चरित्र के विषय में तत्कालीन और आधुनिक इतिहासकारों में, टीपू के चरित्र के विषय में तत्कालीन और आधुनिक इतिहासकारों ने विरोधी मत प्रकट किया है। उसके विपक्ष के इतिहासकारों ने, उसके विपक्ष के इतिहासकारों ने लिखा है कि वो अत्यंत अत्याचारी और कठोर था, वो अत्यंत अत्याचारी और कठोर था। उसे अपनी योग्यता पर बहुत घमंड था। अत्याचारी और कठोर था, पूर्ण विराम। उसे अभी अपनी योग्यता पर बहुत घमंड था, और
वह विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, वह विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, इंजीनियरिंग, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, इंजीनियरिंग, सैनिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, व्यापार आदि, व्यापार आदि सभी के विषय में, व्यापार आदि सभी के विषय में अपना मत प्रकट किया करता था, अपना मत प्रकट किया करता था, जबकि उसे इसका पर्याप्त ज्ञान नहीं था, जबकि उसे इसका पर्याप्त ज्ञान नहीं था। समझ रहे हैं? वो देखो क्या रहा है, कह रहा है कि वो क्या था, वो घमंडी था, वो अब उसके ज्ञान पे अभिमान था। तो सच बताए, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। जब आपके पास पैसे होंगे, ज्ञान होंगे, तो लोग कहता है ना लिबरल होना चाहिए, किसी किसी में थोड़ा बहुत आ जाता है ना। जैसे इससे देखो आ गया कितना है, जब नहीं है नॉर्मल रहेगा। एक पॉइंट लिखो, यह भी कहा जाता है कि उसे अभिमान के कारण ही, यह भी कहा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, यह भी कहा जाता है कि उसने अभिमान के कारण ही खुतवा, ऐसे खुतवा मुगल बादशाह के नाम से नहीं अपितु, मुगल बादशाह के नाम से नहीं अपितु, अपितु अपने नाम से पढ़ना प्रारंभ कर दिया, अपितु अपने नाम से पढ़ना प्रारंभ कर दिया, के नाम से नहीं अपितु अपने नाम से पढ़ना प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट, उसे स्थानों और नियमों को बदलने की सनक थी, उसे स्थानों और नियमों को परिवर्तित करने की सनक थी। और वह स्थानों और नियमों को परिवर्तित करने की सनक थी, और वह अनावश्यक रूप से, अनावश्यक रूप से उनके नामों में परिवर्तन किया करता था। एक और पॉइंट लिखेगा, छोटा सा है, उसे मनुष्य के चरित्र के विषय में, उसे मनुष्य के चरित्र के विषय में ज्ञान नहीं था, उसे मनुष्य के चरित्र के विषय में ज्ञान नहीं था, और न ही उनके बारे में उचित निर्णय ले सकता था, और न ही उनके बारे में उचित निर्णय ले सकता था। एक और लिखेगा, और बगल में कर लीजिएगा टिप्पणी एज इंपॉर्टेंट। कर्नल विल्किस या विल्कस लिख लीजिए, विल्कस ने लिखा है कि इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा, हैदर चरित्र के विषय में, हैदर चरित्र के विषय में कभी ही भूल करता था, हैदर चरित्र के विषय में कभी ही भूल करता था, जबकि टीपू कभी ही ठीक होता था, जबकि टीपू कभी ही ठीक होता था। एक और लिखेगा पॉइंट, उसने अपने समय में अनेक व्यक्तियों को कठोर यातनाएं दी,
उसने अपने समय में अनेक व्यक्तियों को कठोर यातनाएं दी, कौमा निर्ममता से कत्ल करवाया। क्या शब्द है, निर्ममता से कत्ल करवाया। उसी में लिखेगा वह धर्मांध था, जिसने हिंदू और ईसाई प्रजा को धर्मांतरित किया। और लास्ट पॉइंट लिखेगा, देखो मैं ज्यादा इसलिए लिखवा दे रहा हूं कि आपको अलग से बहकने की जरूरत ना हो। ये बहकना समझते हो? इतिहास के कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो आपको मन करता है पढ़े, उसके बारे में चीजें एकत्रित करे, एग्जाम में कुछ छूटे ना, तो बहकने की जरूरत नहीं है। और ये शब्द है, ये बहुत छोटा शब्द नहीं है। इस मुखर्जी में यूपीएससी की तैयारी में, विशेषकर यूपीएससी, तो ये जो बहकना है वो आपके असफलता का एक परम मार्ग चयनित करता है। भागते ऐसे है कि जैसे मैं समझ रहा हूं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। मैं उन दिशाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि आपसे पूछा गया कि आपसे 1.5-2 शब्द लिखना पड़ेगा, ठीक? तो मैं लेखन शैली बता रहा हूं कि जैसे आपको बताना पड़े कि जब मैंने इतना बात लिखवाया आपको, उसको मैं 3-4 लाइन में आप लिख सकते हो। जितना मैं लिखवाया मैं 100 शब्द होगा। देखो तो टीपू के चरित्र के जो है निरपेक्ष मूल्यांकन के बारे में मैंने 100 शब्द लिखवाया। पहले एक पॉइंट लिख लो, इसके बाद मैं बता रहा हूं। ये विपक्ष में है, वो ऐसे इतिहासकार जो टीपू की चारित्रिक दुर्बलता बताते हैं। लिखिएगा, वह दूरदर्शी नहीं था। लास्ट पॉइंट, उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी। इसी कारण वह अपने पड़ोसी राज्यों से सहायता प्राप्त करने के स्थान पर दूरस्थ फ्रांस, अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, फ्रांस एवं अनेक मुस्लिम राज्यों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। अनेक मुस्लिम राज्यों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। और अब अपनी पूर्णविराम, अपनी इन्हीं त्रुटियों के कारण उसने अपना साम्राज्य खो दिया। अपनी इन्हीं त्रुटियों के कारण उसने अपना साम्राज्य खो दिया। एक पॉइंट लिखिए, कर दीजिए टिप्पणी, लास्ट है, इसके बाद मैं बता रहा हूं एक बहुत अहम चीज। लिखो, टिप्पणी लिख लो, फिर से टिप्पणी लिखिए। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनवर्टेड कॉमा में, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनवर्टेड कॉमा में हैदर अली एक साम्राज्य का निर्माण करने के लिए उत्पन्न हुआ था। हैदर अली एक साम्राज्य का निर्माण करने के लिए उत्पन्न हुआ था, जबकि टीपू उसे खोने के लिए आप वहां कूटनीतिक शब्द भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है दूरदर्शिता की कमी थी, है ना, तो है ना,
तो वो बेहतर कूटनीतिज्ञ भी नहीं था। जैसे बच्चा बोल रहा है वो सौरभ ये कूटनीतिज्ञ, तुम तो आज शनिवार को आने वाले थे, ऑनलाइन पढ़ो बेटा। देखिए अभी ने कहा कि भाग कैसे आते पढ़ने के दौरान, तो आपसे कहा गया कि भैया देखो, जब हमें पता है कि क्वेश्चन का डायमेंशन क्या होगा, जब भी किसी आदमी के बारे में पूछेगा तो उसके क्या होगा, विपक्ष में होगा। विपक्ष में क्या होगा, एक तो धर्म से रिलेटेड होगा या उसकी धर्मांधता से, जैसे टीपू को ही ले लिया हमने, या क्या होगा उसके चरित्र से लेकर, जैसे आज बर्थडे बनाने को लेकर होता है तो कई लोग कहता है अत्याचारी, काफिर। चाहे वो बर्थडे बनाना हो या महाराष्ट्र में पार्क का निर्माण करना था जनवरी 2022 में, लोगों ने विरोध किया। तो चरित्र हो या धर्म हो, तो व्यक्ति के चरित्र का मूल्यांकन जो होता है उसकी नीतियों से होता है, उसने क्या काम किया। तो उस काम में एक ये भी है कि उसकी धार्मिक पक्ष जो है कई अवसरों पर उतना निरपेक्ष नहीं था। अब इसके हम अन्य काम को देखेंगे, अन्य उपलब्धियों को या अन्य कार्यों को। तो जब अन्य कार्यों को देखोगे तो ये पलड़ा भारी है। अब ये पलड़ा भारी है तो और ये थोड़ा कमजोर है। अब मूल्यांकन होगा कि ये ऐसा क्यों है भैया, जब कोई व्यक्ति इतना काम किया, कुछ तो है। जैसे फिल्मों में देखते हैं, हीरो है, उसने मर्डर कर दिया, फिल्म का शुरुआत ही होता है जेल में है। अब वो जेल में है और बहुत अच्छा है भी है, तो ऐसे किया क्यों, तो बैकग्राउंड में जाते हैं। तो जब बैकग्राउंड में गए तो देखेंगे ये तो काम है, तो ये रीजन खोजते हैं। अब ये कितने पॉइंट होंगे, अब मैंने आपको जितना लिखाया उसमें अब मैं बता रहा हूं कैसे, वो तुम्हें समझने के लिए पॉइंट बता दिया कि टीपू के चरित्र में अनेक विद्वानों द्वारा अनेक मत प्रकट किए जाते हैं। जहां कुछ इतिहासकार या कुछ विद्वान उसको हिंदू विरोधी, उनके मंदिरों को नष्ट करने वाला, हिंदू और ईसाई को धर्मांतरित करने वाला बताता है, वहीं दूसरे उसे कहता है उसके बारे में कि न तो उसमें कूटनीतिकता थी, न ही राजनीतिक दूरदर्शिता, न तो हैदर की भांति अपने निजाम और मराठों से सहायता लेने की प्रवृत्ति, और न ही उसके अंदर पिता की भांति निरपेक्षता। अभी इन्हीं बातों को आप लिख दिए क्या भैया, आपने आपके अंदर वो सब तो आ गया ना। ये काम की तरफ मैं तो लिखवा दिया सब, काम की तरफ कभी मैं लिखवा दिया आपको। आप लेट से आए थोड़े से, मूल्यांकन जब करना हो तो भाई आप देखो ना, आप काम से आप करो, काम है, काम ज्यादा है इसका, काम ज्यादा है इसका। पॉजिटिव ज्यादा लिखना ही पड़ेगा आपको, निगेटिव भी लिखिए, हम लिख दिए निगेटिव कितना है, नहीं निगेटिव देखिए ही आप महात्मा गांधी को लेने लिखने बैठोगे और निगेटिव ज्यादा लिख दोगे तो निपट जाओगे। आज भी कई मंदिरों में टीपू सुल्तान की आरती होती है, जाकर देखो, मगर मैसूर का कोई है तो जाकर देखो जाके आज। हाँ, विरोध करने वाले की संख्या भी है, तो विरोध तो सबका करता है यार, इतने साल होने के बाद भी गांधी का अधिकांश बच्चा विरोध करता है, क्योंकि आपका इतिहास ही ऐसा है, क्योंकि आपके इतिहास कैसा है कि आप इतिहास का प्रयोग वास्तविक चीज बताने के बजाय आप पूर्वाग्रह उत्पन्न करने के लिए और गलत चीजों को प्रचारित करने में प्रयोग किया आपने, और सारे लोग कर रहे हैं, तो खमियाज आपको भुगतना पड़ रहा है, आपको भुगतना पड़ रहा है कि आप जो हिस्ट्री घर में पढ़ लेते वो आते हैं कोचिंग में पढ़ने के लिए, है कि नहीं। अब ये तो हुआ आपका वो, जो प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। अब लिखिए ऐसे, इसके नीचे ये तो हो गया क्या आपका, हाँ, उसके उपलब्धियों, छोटा सा लिख दो समझने के लिए, के पक्ष में तर्क या प्रमाण लिखो। अब देखो ना, जो बच्चा ऑप्शनल पढ़ लेगा अच्छा से फ्री में भी हो फायदा देगा, और जीएस में भी जो अप्रोच है लिखिए।
अनेक इतिहासकारों द्वारा उपयुक्त कथन को पूर्णतः सत्य स्वीकार नहीं किया। अनेक इतिहासकारों द्वारा टीपू सुल्तान के विषय में उपयुक्त कथन को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता। टीपू के चरित्र और उसके उपलब्धियों के विषय में टीपू के चरित्र और उसके उपलब्धियों के विषय में एक अन्य पक्ष उभर कर सामने आता है। एक अन्य पक्ष उभर कर सामने आता है जो उसे एक महान और आधुनिक आप एक और भी शब्द लिख सकते हैं, उसे एक महान साम्राज्य विरोधी और एक आधुनिक शासक के रूप में प्रस्तुत करता है। अब लिखेगा पहला 4-5 पॉइंट लिख लीजिए ऐसे ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके। टीपू शिक्षित था, एक महान शासक कौमा साम्राज्य विरोधी। देखिए टीपू शिक्षित था और साथ ही बहुभाषाविद भी, साथ ही बहुभाषाविद भी। उसे फारसी और कन्नड़ भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान था। उसे फारसी और कन्नड़ भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान था। ऐसे तो उसको अरबी वगैरह भी आता था, लेकिन मेनली वही फारसी और एक और लिखेगा पॉइंट, उसे राजनीति में भी रुचि थी। उसे राजनीति में भी रुचि थी और विदेशी राज्यों से व्यवहार करने में वो कुशल था। विदेशी राज्यों से व्यवहार करने में वो कुशल था। अतः उसने उसी में विभिन्न देशों में अपने वाणिज्यिक और राजनीतिक राजदूत भेजकर अतः उसने विभिन्न देशों में वाणिज्यिक और राजनीतिक राजदूत भेजकर संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया था। एक और लिखेगा, मराठा और निजाम से सहायता न मिलने, मराठा और निजाम से सहायता न मिलने और की जगह तथा कर दीजिएगा बेटा, है ना, तथा होगा। तथा इधर बताएंगे तथा और कहां कहां प्रयोग होता है। तथा अंग्रेजों से शत्रुता होने में उसका स्वयं का कम और इतिहास की घटनाओं कई जगह एवं की जगह इसको लिखेगा, वह परिस्थितियों का दोष अधिक था। उसने निजाम और मराठों की मित्रता हो जाने के पश्चात
उसने ये निजाम और मराठों से मित्रता हो जाने के पश्चात मुगल बादशाह को सिंधिया के प्रभाव में समझकर ही मुगल बादशाह को सिंधिया के प्रभाव में समझकर ही 1786 में खुतबा अपने नाम से पढ़वाया था। 1786 में खुतबा अपने नाम से पढ़वाया था। जो बता रहे हैं, नाम से पढ़वाया था तथा निजाम से मित्रता और विवाह का संबंध तथा निजाम से मित्रता और वैवाहिक संबंध का प्रस्ताव भी भेजा था तथा निजाम से मित्रता और वैवाहिक संबंध का प्रस्ताव भी भेजा था, जो कि कॉमा करके जो कि निजाम द्वारा ठुकरा दिया गया या स्वीकार कर दिया गया। देखो, पहली बात है कि जब भी आप जब पॉइंट लिखो, समझना ध्यान से, तो आप पे जो आक्षेप लगाया है कुछ लोगों ने, वो उस पॉइंट के नीचे उसका क्या हुआ, उत्तर तो दोगे ना। वो कहा कि खुतबा अपने नाम से पढ़वाया। खुतबा जैसे शुक्रवारी नमाज होता है ना, तो उसमें जो आपके शासक होते हैं, आपके जो पूर्वज होते हैं, उसमें नाम पढ़ा जाता है, उसके प्रति सम्मान है। मुगल अभी भी कितना भी कमजोर हो गया तो केंद्रीय था, तो कह रहे खुतबा क्यों पढ़वाता हो। आप आक्षेप लगाते हो, ठीक है, हमने मान लिया कि आप कहते हो डिप्लोमेटिक नहीं था हैदर की तरह। अरे भाई, तो पहला मैसूर युद्ध हो या दूसरा हो, इस दोनों में आप देखना, इस दोनों में हैदर के साथ आया मराठा और निजाम, और जो है, और दोनों किस समय भाग गया दोनों। ये भी वो प्रयास करता है, लेकिन सिंधिया से नफरत है इसको। ये सिंधिया हमेशा रहा बिन पेंदी का लोटा, लिखना मत कहीं, फंस जाओगे, हम भी पकड़ के ले जाएगा, आपको भी ले जाएगा। चाहे 1857 की क्रांति हो, उसके पहले हो, ये वही सिंधिया है। और भोसले जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो मराठे जब दोबारा मतलब जो है सपोर्ट करता है, इन्हीं की वजह से। अब ये कह रहा है कि इन्होंने संबंध बनाया, इन्होंने निजाम के पास लिखा लेटर, लेकिन निजाम नहीं माना। तो यार इसका क्या दोष, सब क्या करेगा, मर जाएगा कभी। देखो, अब जिसको जानकारी नहीं है वो बोलेगा हमने क्या लिखाया कि इतिहास की समझ बढ़ाओ। अब जिसे जानकारी नहीं है बोलेगा देखो ना, हैदर अली ऐसा इतना अच्छा आदमी था। वो क्वेश्चन आएगा लिखने के लिए कि हैदर का जन्म हुआ है साम्राज्य के निर्माण करने के लिए और टीपू का खोने के लिए, वो तो वही पूरा लिख देगा। अच्छा, जो परीक्षक है वो समझता है कि आपका मतलब आपके दिमाग में, आपका तो इंटरव्यू क्या है, ना तो इतिहास की समझ है, और दूसरी बात आपका जो दिमाग है, जो सोच है, वो केवल आलोचनात्मक है। आप दूसरे पहलू को तो देख ही नहीं रहे हो। समझ रहे बात को? गड़बड़ तो यही हो रहा है, इसलिए नंबर नहीं आ रहा है, नहीं तो 60-65% नंबर तो रखा हुआ है। अब ठीक ठाक लिख कर आओ, और किताब जो लिखा गया उसमें तो अलग तरीके से है। इसलिए देखना, इतिहास में नंबर कम आते हैं। अब थोड़ा सा समझ बना लोगे, कुछ भी लिख के आओगे, नंबर अपने आप आएगा। ये खासियत। क्या बोले, चेक करेंगे तो कौन वो? अजी बताओ, रेफरेंस बुक क्या होता है? अब 1-2 बुक तो लिखा नहीं गया है, रोज अपडेट होता है। नहीं समझे? क्या बात करते हो? जो आदमी पढ़ा है और आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो आज का नहीं है, वह व्यक्ति है 1960, 70, 80 का पढ़ा, वो मान लीजिए 60 का, ठीक। उसने 60 में ग्रेजुएशन और पीजी किया, 65-70 तक पीएचडी किया, या जो भी किया। अब वो मान लिया 65 से इधर कितना हुआ, 35 साल,
20 साल कितना हुआ? अब या तो आदमी वो 55, 10, 65, 75, 70, 65, 70 साल का अगर कोई होगा तो मान लिया अगर वो 75 में भी पढ़ा होगा तो 25, 20, 45 साल और 20 साल ऐसे। तो आपको जितने भी मिलेंगे वो सब 75, 80, 85 वाले मिलेंगे। हो सकता है 70 वाले भी मिले। अब वो जो 70 वाले मिले उस समय इतिहास अलग था। इतिहास का अलग का मतलब है कि उसमें जो पढ़ाई होता था वो सिंपल था। अब धीरे धीरे इतिहास में अपडेशन का मतलब है कि जब हिस्टोग्राफी पे चर्चा होता है, जैसे आप देखो ना, पहले 1857 की क्रांति को विद्रोह माना जाता था, आज केवल विद्रोह मानते हैं? नहीं मानते ना। पहले मनाया जाता था कि भाई आज क्रांति मानते हो, आंदोलन मानते हो। स्वतंत्रता संग्राम का कहीं ना कहीं एक शुरुआत हुआ अप्रत्यक्ष रूप से, इसका प्रभाव राष्ट्रीय था। आज से अगर 50 साल, 40 साल, 30 साल पहले पढ़ते, 20 साल पहले पढ़ते, 15 साल पहले भी पढ़ते, जैसे हम लोग पढ़े, तो पानीपत का युद्ध हुआ, मराठा समाप्त हुआ। अब पढ़ते हैं कि पानीपत के युद्ध से मराठा शक्ति गरिमा तो कम हुआ, लेकिन आज भी एक प्रमुख शक्ति है। 1772 तक परिवर्तन हो गया। तो कहने का मतलब यह है, तात्पर्य, अभिप्राय, अर्थ यह है कि इतिहास भी अपडेट होता है, वैज्ञानिक तरीके से होता है। पहले था औरंगजेब, बदनाम बदनाम और बदनाम। अब क्या है? औरंगजेब बदनाम, इतना बदनाम नहीं, बदल गया। तो ऐसे है, ठीक है, लिखिएगा। वह एक साहसी, नेक्स्ट पॉइंट, वह एक साहसी सैनिक और लिखे, सैनिक और सेनापति था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में निर्बल हो जाने के पश्चात भी, निर्बल या दुर्बल हो जाने के पश्चात भी उसने साहस नहीं छोड़ा और अपनी पराजय को अस्थायी मानने के स्थान पर तुरंत अपनी शक्ति को या तत्काल अपनी शक्ति को पुनः एकत्रित किया। जहां तक उसके प्रशासनिक, आर्थिक और अन्य कार्यों का प्रश्न है, पॉइंट में लिखेगा। तो उसने यूरोपीय पद्धति के अनुसार अपनी सेना का संगठन किया। और साथ ही विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु फ्रांस, अरब, काबुल, सीरिया, सीरिया, तुर्की आदि देशों में दूत भी भेजे। आर्थिक क्षेत्र में उसने
मैसूर में रेशम उद्योग को प्रोत्साहित किया। आर्थिक क्षेत्र में उसने मैसूर में रेशम उद्योग को प्रोत्साहित किया और मैसूर को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया और मैसूर को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। उसने न सिर्फ किसानों को तकावी प्रदान किया, न सिर्फ किसानों को तकावी के ब्रैकेट में लिखेगा कृषि ऋण, उसने न सिर्फ किसानों को तकावी प्रदान किया अपितु दक्षिण भारत के पैतृक जमींदारों, ब्रैकेट में लिखेगा पोलीगरो, अपितु दक्षिण भारत के पैतृक जमींदारों, ब्रैकेट में पोलीगरो के विशेषाधिकारों को नियंत्रित भी किया। एक और पॉइंट लिखेगा, टीपू ने खेतीहरों को या किसानों को बता रहे हैं अभी, खेतीहरों को पट्टे पर जमीन प्रदान कर। प्रश्न है कि सर टीपू को फ्रांस से क्यों जोड़ा जाता है? टीपू ने वो कह रहे खेतीहरों को पट्टे पर जमीन प्रदान कर रैयतवारी व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। पट्टे पर जमीन प्रदान कर रैयतवारी व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। अंग्रेज से पहले रैयतवारी मतलब होता है प्रत्यक्ष। वो तो मलिक अंबर 16वीं शताब्दी से है। मलिक अंबर था हैदराबाद का, जो वो तो निजाम शाही थी ना, उसमें भी था। शिवाजी ने भी किया। साउथ में बड़े बड़े जमींदार नहीं थे, तो वहां छोटे छोटे खेत थे, तो वहां डायरेक्ट था। एक और लिखेगा, उसने नवीन मूल्य वर्ग और नए सिक्के प्रस्तुत करने के साथ साथ एक चंद्र और चंद्र सौर कैलेंडर भी प्रस्तुत किया। एक नवीन मूल्य वर्ग और नए सिक्के प्रस्तुत करने के साथ साथ चंद्र सौर कैलेंडर को भी प्रस्तुत किया। ये नवीन मूल्य मतलब उसका वैल्यू जो था ना, अलग अलग वैल्यू का किया और नए तरीके से भी किया। जो पहले का था उसको अलग अलग भाग में बांट दिया और नए तरीके से भी किया। और चंद्र कैलेंडर होता है ना, वो किया। एक और लिखेगा, अनेक बंदरगाहों के साथ साथ नौ सैनिक बोर्ड की भी स्थापना की। पूर्ण विराम। सैन्य नियमावली को पुनः प्रारंभ करने का श्रेय भी दिया। सैन्य नियमावली को पुनः प्रारंभ करने का श्रेय उसी में चालू, ये आप लिखे हैं ना, जैसे जो है प्रस्तुत किया। फिर लिखे कि सैन्य नियमावली को, सेना के बारे में जो नियम होते हैं, नियमावली को पुनः चालू या प्रारंभ करने का श्रेय भी दिया जाता है।
सैन्य नियमावली को पुनः प्रारंभ करने का श्रेय भी दिया जाता है और रॉकेट प्रणाली या रॉकेट प्रक्षेपास्त्र के और रॉकेट प्रक्षेपास्त्र या प्रणाली का प्रतिपादन कर या प्रतिपादन करना भी प्रतिपादन करना भी एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया जाता है। एक और लिखिएगा लास्ट, आज भी मैसूर के राजस्व अभिलेखों में प्रयुक्त शब्द, आज भी मैसूर के राजस्व अभिलेखों में प्रयुक्त शब्द खाटा, खाटा, पहानी, पहानी जैसी वर्तमान शब्दावलियां, खाटा जैसी वर्तमान शब्दावलियां उसके शासनकाल के दौरान शामिल की गई। उसने नेक्स्ट पॉइंट, उसने हैदर के द्वारा प्रारंभ की गई लाल बाग परियोजना को न सिर्फ पूर्ण किया, उसने हैदर के द्वारा प्रारंभ की गई लाल बाग परियोजना को न सिर्फ पूर्ण किया अपितु कावेरी नदी पर कृष्णा बांध सागर की नींव भी रखी। कावेरी नदी पर कृष्णा बांध सागर की नींव भी रखी। कावेरी नदी पर कृष्णा सागर बांध कर दीजिएगा, कृष्णा सागर बांध की नींव भी रखी। ठीक है, अब ये बताइए कितनी उपलब्धियां हैं। अब आप बताइए, कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं शुरू से तो बचेगा, आप बताओ। और आपकी पहली बात क्या है कि बहुत सारी चीजें अपने आप याद होगा। तो एग्जाम में क्या है कि कुछ चीज वो खोजेगा, जैसे नौसैनिक बोर्ड बताई दिए, आप ये बता दिए, है ना। एक दो पॉइंट और है वो, जैसे नौसैनिक बोर्ड जैसे मलिदाबाद, मजीजाबाद इन सब स्थापित किया, तो वो मौका मिलेगा अभी आगे, तो एक दो जगह तो मैं बता दूंगा। अब देखिए, अब आप क्या करो, हैदर अली के बारे में थोड़ा सा लिख लो, ये काम आएगा। हैदर के बारे में थोड़ा सा लिख लो और इस प्रकार से आपका, फिर मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा 2-3। हैदर के बारे में थोड़ा सा लिखो बस, क्योंकि हैदर अभी क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको 2018 या 19 में क्या क्वेश्चन था बता रहा हूँ मैं। हाँ देखिए, टीपू सुल्तान मैसूर में महत्वाकांक्षी भूभागीय इरादों वाला एक शक्तिशाली केंद्रीकृत एवं सैनिकृत राज्य के निर्माण का प्रयास कर रहा था। क्वेश्चन बैंक है किसी के पास? नहीं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन कौन लाता है? पढ़ने वाले बच्चे तो नहीं लाते क्वेश्चन। पुराना कुछ होगा तो ऐसा थोड़ी है। जिसके पास है वो क्या है, ना 20 तक का है, 21 तक का नहीं, तो ऐसा नहीं है, मार्केट में मिल रहा है। तो वो पब्लिकेशन का नहीं होगा, दूसरे पब्लिकेशन का। और जिसके पास है वो क्या करेगा, वो आरती दिखाएगा अपनी किताबों को। ऐसा थोड़ी कि किताब नहीं ढोया जा सकता है। हमें 4-5 दिन पूछ लिया, इतना गुस्सा आता है सब। देखिए, अब ये कह रहा है कि मजरूत, ये क्वेश्चन देखना, कह रहा है महत्वाकांक्षी भूभाग इरादों वाला एक शक्तिशाली केंद्रीकृत और सैनिकृत राज्य। तब एक पहला क्या है, एक शक्तिशाली और एक
केंद्रीकृत राज। और यहां पे क्या कर रहा है, किसके बारे में है क्वेश्चन जो आया है, वो टीपू के बारे में है। अब क्वेश्चन कैसे लिखा आता है, एक क्या बोल रहा है, मजबूत इरादों वाला। तो निश्चित रूप से मजबूत इरादों वाला तो था ही। जिस प्रकार से उसने क्या किया, नौसैनिक बोर्ड की स्थापना की, उसने भाई किसी भी साम्राज्य की शक्तिशाली होने के लिए आवश्यक क्या है, आर्थिक संसाधन। तो उसने क्या किया, नौसैनिक बोर्ड की स्थापना की। जानता था कि नौसेना जो है ब्रिटिश का मजबूत है, तो उसने नौसेना में बल दिया। ठीक है, उसने क्या किया, रेशम को प्रोत्साहित किया आर्थिक लिए, है ना। उसने कृषि को प्रोत्साहित किया, तकावी दिया गरीब किसानों को, तकावी बहुत कम लोग प्रदान किए हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि केवल मुसलमानों के लिए था, सबके लिए था। सर जॉन सोर इसकी खेतीहर प्रणाली की प्रशंसा भी करता है। फिर ये विदेश में मतलब वाणिज्यिक दूत भेजता है, बंदरगाह बनाता है। आपको नहीं पता है, ये कुछ ऐसी चीजें थी जैसे चंदन की लकड़ी, सोना, इस सब पे राज्य का एक अधिकार था, यानी उसका व्यापार राज्य करता था, तो राज्य की आय होती थी। तो उन माध्यमों से वो एक शक्तिशाली बनाना चाहता था, निश्चित रूप से। और यही वजह है कि जब थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है, तो आधा साम्राज्य खोने के बाद भी ये 37.5% टैक्स विरुद्ध कर देता है। कुछ भी कर सकते, कोई ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है पहले शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकते कोई। कौन, अब ऐसे देखोगे तो भैया बिना शक्तिशाली बनाए हुए केंद्रीकृत भी नहीं हो सकता है ना। तो आप दोनों में से बस ये है कि आप दोनों को कोरिलेट कैसे करते हो, समझ रहे हैं ना। जैसे आप पहले इसको भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोरिलेट कैसा करना है ना। केंद्रीकृत तो इसके पिताजी के समय से, ये थोड़ा और केंद्रीकृत करता है, कारण बता रहे हैं, ये अहम चीज है इसके पिता। और इसमें एक अहम चीज ये है कि पिता को बहुत ज्यादा समय नहीं मिला। 1761 में बनता है शासक, और उसको जो है युद्ध ही करना पड़ रहा है, समझ रहे हो। कभी भाई मराठों का लगातार आक्रमण हो रहा है, मराठों के आक्रमण के साथ साथ देखना आपको सबसे मेन प्रॉब्लम होता है कि मराठों के आक्रमण करने के साथ साथ उसको उतना पर्याप्त समय नहीं मिलता कि वो अपनी प्रशासनिक क्षमता को और आर्थिक स्थिति को सुधार सके, है ना। वो तो पैसा भी देता है, जैसे मराठों को देता है, कोलार का क्षेत्र देता है, वो तो है ही सारी चीजें। लेकिन इसको मिला समय, अपने पिता की ओर से एक मजबूत राज्य मिला, और इसने उस राज्य को और मजबूत करने का तो ये केंद्रीकृत चाहता था। और इसका एग्जाम्पल ये मिलता है कि ये पिता अपने अधिकारियों पे डिपेंडेंट था, लेकिन टीपू अपने अधिकारियों पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं था। जब आप प्रारंभ करोगे ना किसी भी व्यवस्था को, तो आप दूसरे लोगों पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है कि नहीं, होते हैं। मुझे ही देखो, मैं एक संस्थान का निर्माण किया शुरुआत, तो मैं दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया। जब थोड़ा सा और हुआ तो बोले यार मामला तो गड़बड़ है, तो मैंने क्या किया, मैं बन गया टीपू। पहले मैं हैदर अली था, बाद में बन गया मैं टीपू। और मैं सोचा कि भैया देखो एक शक्तिशाली बनाना है केंद्रीकृत, तुम्हें खुद ही पहले देखना होगा। जब पिताजी शुरुआत होता है तो पिताजी सब कुछ नियंत्रित करते हैं ना, बेटा ऐसे मत करो, बेटा बेटी ऐसे मत करो। फिर आप जब बड़े होते हो, लायक होते हो, तब तो ये है, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। लेकिन होता क्या है कि जब आप बार बार पढ़ोगे, चीजों को समझोगे, समझ रही बात को, ये लिख देगी। तो क्वेश्चन लिखो, तो इसको लिख के लाना, सब लिखो। इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, टीपू सुल्तान मैसूर में, कॉमा, टीपू सुल्तान मैसूर में, कॉमा, टीपू सुल्तान मैसूर में, कॉमा, महत्वाकांक्षी भूभागीय इरादों वाला, महत्वाकांक्षी भूभागीय इरादों वाला, कॉमा,
एक शक्तिशाली केंद्रीकृत और सैन्यकृत, एक शक्तिशाली केंद्रीकृत और सैन्यकृत राज्य के निर्माण का प्रयास कर रहा था, राज्य के निर्माण का प्रयास कर रहा था। अब देखो सैन्यकृत कैसे नहीं है, नौसैनिक बोर्ड की स्थापना किया इसने, है ना। सैन्यकृत शब्द है, केंद्रीकृत एक शक्तिशाली शक्तिशाली सैन्यकृत प्लस केंद्रीकृत एवं सैन्यकृत। देखो तो सैन्यकृत में क्या लिखोगे, उसने फ्रांस से यूरोपियन पद्धति पर आधारित उन अधिकारियों को शामिल किया और उस पर अपनी सेना का गठन किया। उसने नौसेना कमजोर था तो उसको मजबूत करने के लिए नौसैनिक बोर्ड की स्थापना की, उन्हें नियमित वेतन दिया, रॉकेट प्रक्षेपास्त्र का निर्माण किया, तोप खाने को मजबूत किया। लेकिन बताना कि गलती किया किसने, घुड़सवार की जगह पैदल सेना का। आई बात समझ? ये जरूर लिखना कहीं ना कहीं, आप कभी में भी लिख सकते हो, तो लिख दोगे सैन्यकृत। शक्तिशाली में एक और भी आएगा कि विदेशी शक्तियों के साथ इसने अपने दूत भेजे और राजनीतिक संबंध स्थापित किए, नहीं किए। फ्रांस की जो सरकार थी, नेपोलियन की क्रांतिकारी सरकार 1798 में, उसको इसने समर्थन प्रदान किया। नहीं लिख दोगे? लिख के तो देखो क्या। अच्छा जब पता चला था तो लगता है काश एक ऐसा ऐसे ही आ जाता है, ऐसे ही आता है, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा भी इनके बस वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो। कहता है एक मजबूत इरादों वाला महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी। अरे महत्वाकांक्षा तो था ना इसके अंदर, नहीं था। अब यहां पे थोड़ा लपेटना कि हर शासक में बड़ा बनने की एक होड़ होती है, उसके अंदर महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है व्याप्त होती है कि नहीं। जैसे मैंने बताया कि आप एमएलए बन जाओगे, एमएलए बनने के बाद क्या चाहोगे, केंद्रीय मिनिस्टर बनना राज्य में, फिर सोचोगे अरे एमपी का टिकट दे देता, फिर मिनिस्टर बनते, फिर मोदी बन जाते। ऐसा होता है ना? तू नहीं सोचती है, गलत बात है, सोचना चाहिए। अच्छा तू बता, तू अपने जीवन में क्या नहीं सोचा? कम सोचो, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि बतरा के अंदर कई लोगों में देखता हूं वो अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी बाद में सीखे जब मेंटल हो गए तब। मैंने पता किया कि वो इतने स्कॉलर थे, मुझे सबने बताया कि देखो, मैं शुरू में आया नहीं तो मुझे डराया गया कि देखो ज्यादा नहीं पढ़ना है, तुम पढ़ते हो ना, ये देखो ये पागल हो गया। तो लेडीज थी एक दो, कोरोना में एक मरी, एक दो को पागल लड़का जो है, तो मुझे बताया कि कोई भी पागल मिलता बोलते आईएएस का तैयारी। तो मैं 2-3 को उन्होंने मुझे बताया, बाकी मैं खुद ही समझता था कि ये पढ़ने से हुआ होगा। मैं बाद में पता किया कि चलो ये अंग्रेजी बात करता है, बोला कि नहीं अंग्रेजी नहीं, हिंदी मीडियम का छात्र था, वो पागल होने के बाद अंग्रेजी सीखे। समझे? तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये काम इतिहासकारों का है कि टीपू ने ये किया वो किया, हमें थोड़ा बहुत लिख के निकल जाना है, पास होना है बस। क्या लिखे? हैदर अली का चरित्र और मूल्यांकन। ये कह रहा है पीएम बनना है, सीएम बनना है, कुछ छोड़ो भाई, कुछ बनना नहीं। लिखे अनेक अंग्रेज इतिहासकारों ने, कोई समझ में तो कोई दिक्कत नहीं ना है, अनेक अंग्रेज इतिहासकारों ने हैदर अली के चरित्र और कार्यों के बारे में न्याय नहीं किया है। अनेक अंग्रेज इतिहासकारों ने हैदर अली के चरित्र और उसके कार्यों के बारे में न्याय नहीं किया है। उनमें से कुछ ने उसे लुटेरा, कुछ ने उसे लुटेरा तो कुछ ने
दूसरे के राज्य को हस्तगत करने वाला बताया है, मतलब दूसरे के राज्य को मिलाने वाला, दूसरे के राज्य को हस्तगत करने वाला बताया है, हस्तगत करने वाला बताया है। परंतु हैदर अली के विषय में, उसी में लिखेगा, परंतु हैदर अली के विषय में यह कहना उचित नहीं है, या इस प्रकार के आक्षेप उचित नहीं है, के विषय में इस प्रकार के आक्षेप अनुचित है या उचित नहीं है, या एक पक्षीय है, अवांछनीय है, एकांगी है, कोई भी शब्द लिख लो, सब सही है। नेक्स्ट पॉइंट, उस युग की परिस्थितियों के अनुसार हैदर अली ने, उस युग की परिस्थितियों के अनुसार हैदर अली ने अपनी शक्ति और योग्यता से, अपनी शक्ति और योग्यता से, अपनी शक्ति और योग्यता से एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की, एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की। उसी में यदि अंग्रेजों से उसकी शत्रुता हुई, यदि अंग्रेजों से उसकी शत्रुता हुई, तो उसमें उसके चरित्र को दोषित नहीं माना जा सकता, या उसके चरित्र का दोष नहीं माना जा सकता, या दोषी नहीं माना जा सकता। कई लोग आक्षेप किए कि वो जो है युद्ध जो है जान के अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, अंग्रेज से मुठभेड़ लेना चाहता था। तो भैया कोई भी आदमी जब अपना विस्तार करेगा, डेवलपमेंट, जैसे आप अभी आए होने, अभी आप फ्री निकाल दो तो आसपास वाले भाई अपने माँ बाप को छोड़ के, चाहे वो बोलना मत, ताऊ जी, चाचा जी, भैया जी, भौजी जी, सबके निशाने पे आ जाएगा। पहले तो बोलेगा फ्री नहीं निकल रहा है, जब निकल जाए अभी तो फ्री निकला है, अभी तो देखो क्या होता है जब मेंस हो जाएगा। जब फ्री निकलेगा तो बोलेगा ऐसे भी हो जाता है, बहुत लोगों का मेंस दे, अरे 15,000 मेंस देते हैं, अभी तो फाइनल है। जब इंटरव्यू दोगे तो कहे यहाँ तो पता नहीं कैसे रहते थे, पता नहीं कौन सा पर्सनालिटी है। हर कदम पर आप डिमोलाइज हो गए। जब हो जाओगे तो सबसे पहले वही प्रयास करेंगे छिप छिप कर। हो सकता है पकवान बनाए आपको बुलाए, मत जाना, नहीं पूछ। अच्छा ऐसा होता है कि नहीं? आपके सफलता के पीछे सब भागते हैं, असली साथी है जो असफल होने पर आपके साथ दे सुख। मैं साथ नहीं देता, आप असफल हो तो मैं डांटता हूं, समझाता हूं। भाई डांटने वाला भी तो होना चाहिए कोई। जैसे में हमेशा साथ देगा 2-3 आदमी, एक तो अपने आप स्वयं। अनेक अवसर पर जब पेरेंट्स बाध्य होते हैं, सामाजिक दायरे से प्रभावित होते हैं, तात्कालिक वातावरण से, परिस्थितियों से, वो आपको डांट सकते हैं, वो समझाएंगे, लेकिन परिवार आपके साथ रहेगा, याद रखना। हाँ कई बार लगेगा आपको कि देखो ना मेरे माँ बाप भी साथ छोड़ दिया, पता नहीं कैसे बोल रहे हैं, ऐसा लगेगा, लेकिन याद रखना वो माँ बाप हैं, वो हमेशा साथ रहेंगे आपके, आप पास हो या फेल हो। हाँ सामाजिक बंधन प्रभाव होता है, वो कई बार बोलेंगे ऐसी बातें, उसको अपने अहितकर मत मानना। तो ये कुछ लोग गुरु रहेंगे, अगर वास्तव में आपके टीचर गुरु हैं, टीचर नहीं गुरु, तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वो आपको पढ़ाया है, आपको निखारा है, उसे पता होता है कि ये किस लायक था। बाकी कोई आपके साथ हो, कभी कभी 1-2 दोस्त होते हैं, अहम होते हैं, खास होते हैं, लेकिन किसको मिलता है वो दोस्त? गॉड नोन लिखेगा। अच्छा लिखिए, हैदर अली एक जन्मजात सैनिक। नेक्स्ट पॉइंट, हैदर अली एक जन्मजात सैनिक, एक जन्मजात सैनिक कौमा योग्य घुड़सवार कौमा कुशल सेनापति
कुशल सेनापति और अच्छा कूटनीतिज्ञ था, बेहतर भी कह सकते हो, कूटनीतिज्ञ था। साधारण नायक की स्थिति से ऊपर उठकर, उसी में साधारण नायक की स्थिति से ऊपर उठकर वह मैसूर का सेनापति और अंत में वहां का सर्वे सर्वा बन गया, और अंत में वहां का प्रमुख या सर्वे सर्वा ऐसे होता है, सर्वे लिखते हो ना, सर्वे सर्वा बन गया, नहीं प्रमुख बन गया। एक और पॉइंट लिखिएगा, वह एक साहसी सैनिक था और युद्ध के अवसर पर वह एक साहसी सैनिक था और युद्ध के अवसर पर अपने सैनिकों के साथ किसी खतरे को उठाने हेतु तत्पर रहता था, किसी खतरे को उठाने हेतु तत्पर रहता था। चलिए सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद कि चलो कम से कम डांटते हैं तो बोला ठीक है, ऐसे ही डांटते रहिए। मैं आज फोन करके डांटता हूं आपको। तत्पर रहता था, उसमें घुड़सवार सेना का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता थी। अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम क्षमता थी। तभी तो उसने यूरोपियन युद्ध नीति की उपयोगिता को देखकर फ्रांसीसियों की सहायता लेने का निश्चय किया और तोपखाने के प्रयोग करने की कला भी अच्छी प्रकार से सीखा। तोपखाने के प्रयोग करने की कला भी अच्छी प्रकार से सीखा। ठीक है, एक और पॉइंट लिखेगा, यद्यपि वह शिक्षित नहीं था, या यद्यपि वह अकबर की भांति शिक्षित नहीं था, अरे क्या लिख दिया, लिख जाइए, यद्यपि वह अकबर की भांति अशिक्षित था, है ना, अकबर की, ऐसे लिखेगा, यद्यपि वह अकबर की भांति अशिक्षित था। अगर आप शिक्षित नहीं था लिखे तो अकबर को मत लिखिएगा, यद्यपि वो शिक्षित नहीं था, है, या अकबर की भांति भी जोड़ दीजिएगा तब भी ठीक है, नहीं समझे, क्योंकि दोनों शिक्षित नहीं थे। ठीक है, क्या लिखे हैं जरा बता दो तो, ये भी सही है, शिक्षित नहीं था, देखिए दिमाग चला जाता, लेकिन उसकी बुद्धि कुशाग्र और स्मरण शक्ति तीक्ष्ण थी। लेकिन उसकी बुद्धि कुशाग्र और स्मरण शक्ति तीक्ष्ण, बहुत तेज थी, ये शब्द लिखिएगा, तीक्ष्ण थी। उसी में वह एक ही समय में कई बातों पर ध्यान दे सकता था, वह एक ही समय में कई बातों की ओर ध्यान दे सकता था। नेक्स्ट, जहां तक धार्मिक दृष्टिकोण का प्रश्न है,
जहां तक धार्मिक दृष्टिकोण का प्रश्न है तो वह अत्यंत उदार था। वह अत्यंत उदार था। वह अत्यंत उदार था। हिंदुओं को उसके राज्य में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त थी। हिंदुओं को उसके राज्य में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त थी और वह हिंदू विद्वानों और मंदिरों को प्राय दान दिया करता था। एक लिखेगा, उसी में लिख सकते हैं, उसी में लिख लीजिएगा। उसने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं का भी अंकन कराया। उसने अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं का भी अंकन कराया। राम सीता का बहुत ज्यादा वो था, है ना, अंकन। एक और पॉइंट लिखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि निरंतर युद्धों में लगे रहने और इसमें कोई संदेह नहीं कि निरंतर युद्धों में लगे रहने और स्वयं शासन की ओर ध्यान देने का विशेष अवसर प्राप्त न होने और स्वयं शासन की ओर ध्यान देने का विशेष अवसर प्राप्त न होने के कारण उसे अपने अधिकारियों पर अधिकांशतः निर्भर रहना पड़ता था। उसे अपने अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। लिखवाया कि स्वयं शासन की ओर ध्यान देने का विशेष अवसर प्राप्त न होने, क्योंकि एक तो युद्ध में है और एक ध्यान में नहीं दिया, तो उसे अपने अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। पूर्ण विराम। परंतु हैदर अली में व्यक्ति की योग्यता को परखने, अपराधियों को दंड देने और सेवारत वफादार कर्मचारियों को इनाम देने की क्षमता थी। अपनी इस योग्यता के कारण उसी में सेवारत कर्मचारियों को इनाम देने की क्षमता थी। अपने इसी योग्यता के कारण वो दूसरों से कार्य ले सकता था और संपूर्ण शासन पर दृष्टि रख सकता था। और एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, उसके सार्वजनिक कार्यों में दरिया दौलत नाम का भवन, उसके सार्वजनिक कार्यों में दरिया दौलत नाम का भवन, लाल बाग और गंजाम शहर का निर्माण उल्लेखनीय है।
एक लास्ट लिख लीजिएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध उसने 2 युद्ध किए। अंग्रेजों के विरुद्ध उसने 2 युद्ध किए। प्रथम युद्ध में उसने पूर्ण सफलता प्राप्त की। प्रथम युद्ध में उसने पूर्ण सफलता प्राप्त की, जबकि दूसरे युद्ध के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता कि अंग्रेजों के विरुद्ध वह असफल रहा। के विरुद्ध वह असफल रहा। एक लास्ट लिख लीजिएगा। वस्तुतः वह एक व्यवहारिक शासक था। वस्तुतः वह एक व्यवहारिक शासक था जो वर्तमान वस्तु स्थिति को बेहतर समझता था। जो वर्तमान वस्तु स्थिति को बेहतर समझता था। वह जानता था कि नौसैनिक दृष्टि से अंग्रेजों की अपेक्षा मैसूर कमतर है। अतः उसने निरंतर फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करने का भी प्रयास किया। निरंतर फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करने का भी प्रयास किया। तभी तो वह कहता था, और ले लीजिएगा टिप्पणी, तभी तो वह कहता था, इन्वर्टेड कॉमा में बगल में लिखिएगा टिप्पणी या इंपॉर्टेंट। तभी तो वह कहता था अंग्रेजों के विरुद्ध शक्ति साधनों को नष्ट कर सकता हूं। अंग्रेजों के विरुद्ध शक्ति साधनों को नष्ट कर सकता हूं, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ठीक है। मतलब देखो क्या है, आदमी को अपनी सीमाओं को भी जानने की आवश्यकता है। आदमी को अपनी सीमाओं जानना। अब जैसे क्या है कि ब्रिटिश की नौसैनिक बहुत मजबूत थी, टीपू की नहीं थी, फ्रांसीसियों की नहीं थी। तो वो कहता है कि मैं हस्तल से हरा सकता हूँ, ये टीपू भी बोलता है, लेकिन समुद्र में तो नहीं। इसलिए टीपू सुल्तान प्रयास भी करता है नौसैनिक बोर्ड का स्थापना का, अपनी बेहतरी का। समझ रहे हैं ना। तो ये है माजरा। देखो कल संडे है, कल तो क्लास नहीं होगी, है ना, संडे को। लेकिन ये बता रहे हैं, सुनिएगा, अभी आप मिल लेना, क्लास नहीं ना अभी किसी चीज़ की, खाना नाश्ता की है, भूख लगी है, लगी हुई है तो वो तो ऑफिस मेरी देखिए कहाँ है, नहीं देखिए, अपोलो फार्मेसी देखिए, अपोलो के सामने है, देखिए। हाँ, इसको ले आना वंदना, इसको ऑफिस दिखा देना एक बार, चाहे तुम दिखा देना, तुम घर जाएगी, हाँ तुम घर चलिए, तुम दिखा देना, है ना। तो ये कह रहे थे कि इस क्वेश्चन को आप, क्योंकि मैं तो कल रहूँगा ऑफिस में, है ना, तो इस क्वेश्चन को आप क्या करना, दिखा देना, कल लिख के आना, है ना, लिख के ला लेना, और मैं चेक कर दूंगा जो दिया हूँ, और वो पढ़ के आना, आप लोग मराठा पढ़ के आना, है ना। ठीक है, फिर बाय।
अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है।